दोस्तों, पिछली बार हम लोगों ने अगस्त कूद के विषय में चर्चा प्रारंभ की थी और यह बताने का प्रयास किया था कि समाजशास्त्र के प्रवर्तक के रूप में अगस्त कुंत किस पद्धति शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमने ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, कंपैरिजन, हिस्टोरिकल एनालिसिस, अवलोकन, प्रयोग, तुलना, ऐतिहासिक विश्लेषण, इन सब के आधार पर यह बताने का प्रयास किया था कि समाजशास्त्र को कोंत एक प्रत्यक्षवादी विज्ञान के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते हैं। हमने ये भी कहा था कि हम उस पक्ष में नहीं जाएंगे कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, किस तरह से सोशल फिजिक्स से सोशियोलॉजी की तरफ आए, कैसे क्वेटलेट के सोशल फिजिक्स के कंसेप्ट को कुंत ने नहीं स्वीकारा और उसके बाद में सोशियोलॉजी को एक दो भाषाओं के कॉम्बिनेशन के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि इस पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। हम तो ये बात करना चाहते हैं कि कुंत की दृष्टि में समाज क्या था। अगर कुंत के विचारों के आधार पर यह कहा जाए कि समाजशास्त्र को परिभाषित करें, तो ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक स्थिति, सोशल स्टैटिक्स एवं सामाजिक गतिकी, सोशल डायनामिक्स, इन दोनों का विज्ञान है, इन दोनों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। जब हम सोशल स्टैटिक्स की बात करते हैं, सामाजिक स्थिति की बात करते हैं, तो इसमें दो तरह के पक्ष आते हैं। एक तो सोशल स्टैटिक्स संकेत देती है कंसेंसस का, कि किस तरह से एक मतता उभर करके आती है, यानी समाज के अंदर विभिन्न सामाजिक इकाइयों, विभिन्न समूहों के बीच में कहीं ना कहीं कोई वैचारिक साम्यता होनी चाहिए, अपनी आवश्यकताओं को लेकर, नियंत्रण प्रणाली को लेकर, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की जो कार्यशैली है उस कार्यशैली को लेकर कोई एक ऐसा स्टेज होना चाहिए जिस स्टेज पर हम ये कहें कि हाँ, ये एक कंसेंसस की अवधारणा है, एक मत्यता की अवधारणा है। हालांकि इसकी आलोचना की जा सकती है, क्योंकि एक मत्यता एक किसी भी सामाजिक व्यवस्था में जहाँ विविधता हो, जहाँ बाहुल्यता हो, वहां केवल एक अमूर्तता की स्थिति हो सकती है। एक ये तो कह सकते हैं कि एक कोऑपरेटिव अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कहीं कहीं ना कहीं पर एक सहयोग मूलक बोध हो सकता है, सहयोग मूलक विचार हो सकते हैं। लेकिन कंसेंसस का अगर हम वैसे अर्थ निकालें, तो एक मत्यता में कहीं ना कहीं ये संकेत मिलता है कि विचारों के बीच में भिन्नता नहीं होनी चाहिए, और वह एक स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती। विशेष रूप से वह स्थिति जहां पर कि आप विज्ञान को समाजशास्त्र के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में तलाश रहे हैं, प्रत्यक्षवादी विज्ञान को तलाश रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ विज्ञान को लेकर के एक दृष्टिकोण के विकसित होने की बात भी की जा रही है। एक और बात भी समझ में आती है जब हम सोशल स्टैटिक्स को लें, कि कौन सामाजिक संरचना के अध्ययन को सोशल स्टैटिक्स में शामिल करते हैं। और ये तर्क एक सीमा तक हम स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि सामाजिक संरचनाओं के जो अवयव हैं, उन अवयवों में तुलनात्मक रूप से परिवर्तन की गति बहुत धीमी होती है, और इसलिए सोशल स्टैटिक्स की चर्चा करते समय सामाजिक संरचना की बात की जा सकती है, जिसमें विभिन्न समूहों के अध्ययन शामिल हो सकते हैं, सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन शामिल हो सकता है, सामाजिक जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का अध्ययन शामिल हो सकता है। और इसलिए कुंत एक स्तर पर समाज के तीन लेवल्स की बात करते हैं। पहला लेवल जिसमें कि व्यक्ति है,
दूसरा लेवल जिसमें परिवार है, और तीसरा एक सोशल कॉम्बिनेशन, यानी विभिन्न प्रकार के सामाजिक जुड़ाव। ये तीन अवयव हैं जो कि समाज के तीन लेवल कहे जा सकते हैं। कुंत का ये मानना है कि इसमें व्यक्ति को हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक संरचना का एक हिस्सा तो है, लेकिन वह सामाजिक संरचना की समग्रता को व्यक्त नहीं करता। वह सामाजिक व्यवस्था की इकाई के रूप में भी उपस्थित होने में कहीं ना कहीं हमारे लिए लगता है कि परेशानी वाला स्वभाव है, क्योंकि व्यक्ति को सामाजिक व्यवस्था का अंग नहीं माना जा सकता। हालांकि व्यक्तियों का जो संकलन है, उस संकलन में पाए जाने वाले नियम और प्रतिमान हमें सामाजिक व्यवस्था की तरफ ले जाते हैं। तो इंडिविजुअल को हम समाज के लेवल के रूप में स्वीकार तो करते हैं, लेकिन समाज शास्त्र की जो अपनी विषय वस्तु है, समाज शास्त्र की अपनी एक सीखने की और अध्ययन करने की जो प्रणाली है, उस प्रणाली में हम इसको शामिल नहीं करते। और इसलिए अनेक बार यह संकेत दिया जाता है कि कौन परिवार को समाज की एक मूलभूत इकाई के रूप में, आधारभूत इकाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और उसके बाद में विभिन्न समूह, विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं, विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया, इनके बीच में होने वाली प्रक्रियाएं, इनके बीच में होने वाली प्रतिक्रियाएं सोशल कॉम्बिनेशंस को जन्म देती चली जाती हैं। ये एक सोशल स्टैटिक्स वाला पार्ट है, जिसको कि कोत बताने की कोशिश करते हैं जब वो समाज की बात करते हैं। दूसरा है सामाजिक गत्यात्मकता, सोशल डायनामिक्स। इस सोशल डायनामिक्स के अंदर हम दो पक्षों को शामिल करते हैं, एक सामाजिक उद्विकास और दूसरा सामाजिक प्रगति। यानी समाज की चलायमान जो प्रणाली है, वह चलायमान प्रणाली सोशल डायनामिक्स के अंदर उभर करके आती है। इसके अंदर हम नियमों में, कानून में, परंपराओं में, प्रथाओं में, हमारी अपनी आवश्यकताओं में जिस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिस प्रकार से यह एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ जाते हैं, हम उनको शामिल करते हैं। और एक तर्क यह भी है कि कहीं ना कहीं हमारी अपनी जो आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन हैं, वे समूह की जटिलता के साथ हमारे अपने सामाजिक अंतः संबंधों और अंतः क्रियाओं की जटिलता और विस्तार के साथ अपने आप बदलते चले जाते हैं, परिवर्तित होते चले जाते हैं। तो जो एक उद्विकासीय प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में हमारी आवश्यकताओं की वृद्धि, आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों का नए नए डायमेंशंस के साथ हमारे सामने आना, उसमें होने वाले बदलाव, ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं। तो समाज की जब भी चर्चा हम कुंत के संदर्भ में करते हैं, तो उसमें सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक स्थिति शास्त्र यानी सोशल स्टैटिक्स को, और सामाजिक गत्यात्मकता, सोशल डायनामिक्स को हम शामिल करते हैं। और इसके अंतर्गत कंसेंसस और स्ट्रक्चर, जो कि सोशल स्टैटिक्स का हिस्सा है, और एवोल्यूशन एवं प्रोग्रेस, जो सोशल डायनामिक्स का हिस्सा है, इसको शामिल किया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और हम ये कह सकते हैं, अगर कुंत के विचारों को एक समीक्षा के रूप में लिया जाए, कि जो सामाजिक व्यवस्था है किसी भी समाज के अंदर, उस सामाजिक व्यवस्था के दो पिलर हैं। एक जिसको हम कह सकते हैं ऑर्डर यानी सोशल स्टैटिक्स, और दूसरा सोशल प्रोग्रेस यानी डायनामिक्स। अब इन सबको हम देख सकते हैं, जो विज्ञान की हायरार्की बताई थी कुंत ने, उस विज्ञान की हायरार्की के संदर्भ में मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं हायरार्की की। पिछली बार भी हम लोगों ने बात की थी इसमें, कि ये हमारे अपने एक जो विचार प्रक्रिया है, जो हमारी सोचने का तरीका है, सामाजिक विश्व को सोचने का तरीका, प्राकृतिक विश्व के बारे में सोचने का तरीका, जैविकीय विश्व के बारे में सोचने का तरीका, उसमें यथार्थ की तलाश, उसमें कारण और परिणाम संबंधों की तलाश, इसको लेकर के
कुंत ने एस्ट्रोनॉमी की बात की थी, फिजिक्स की बात की थी, केमिस्ट्री की बात की थी, बायोलॉजी की बात की थी, फिजियोलॉजी की बात की थी, जिसको हम बायोलॉजी बोलते हैं, और सोशियोलॉजी की बात की थी। यानी समाजशास्त्र को उन्होंने क्वीन ऑफ साइंस के रूप में स्थापित किया और यह बताने का प्रयास किया कि एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स के माध्यम से हम नेचुरल यूनिवर्स, इसका अध्ययन वैज्ञानिक डायमेंशंस के माध्यम से कर रहे थे, वैज्ञानिक प्रणाली के माध्यम से कर रहे थे। केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजियोलॉजी, ये वो परिवेश है जिस परिवेश के अंदर हम ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं, जिसके अंदर हम जीव की संरचना का, जीव की कार्य प्रणाली का अध्ययन करते हैं, और उसके बाद में हम सामाजिक विश्व का, सामाजिक परिवेश का अध्ययन करते हैं। यानी फिजिकल वर्ल्ड से बायोलॉजिकल वर्ल्ड की तरफ और बायोलॉजिकल वर्ल्ड से सोशल वर्ल्ड की तरफ, ये हमारे अपने अध्ययन की जो विकास प्रक्रिया है, उस विकास प्रक्रिया की दिशा है, जिसमें एक नई किस्म का पद्धति शास्त्र है, जो पद्धति शास्त्र नेचुरल साइंस से लिया जाता है, और इसलिए समाज शास्त्र को एक पॉजिटिविस्टिक साइंस की, एक प्रत्यक्षवादी विज्ञान की संज्ञा अगस्त कुंत ने दी है। ये हायरार्की ऑफ साइंसेस हम देख सकते हैं, मतलब ये सिस्टम ऑफ नॉलेज का जो एडवांसमेंट है, ज्ञान की जो व्यवस्था का विकास है, उस ज्ञान की व्यवस्था के विकास के अंदर ये सब कुछ आता है। कुंत ने लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस की बात की, मानव प्रगति के तीन चरण बताए उन्होंने। हम इसको समाज के विकास के तीन चरण भी कह सकते हैं, हम इसे मानव प्रगति के भी तीन चरण की संज्ञा दे सकते हैं। पिछली बार हमने इसकी बात की थी कि ये तीन चरण है: थियोलॉजिकल स्टेज, अंधविश्वास का चरण, मेटाफिजिकल स्टेज, तत्वशास्त्रीय चरण, और प्रत्यक्षवादी चरण यानी विज्ञान का चरण। इसको अगर बहुत सरल तरीके से समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि थियोलॉजिकल स्टेज में अंधविश्वास, आस्था, धर्म, ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व थे, जिनके माध्यम से हम प्रकृति को, जिसके माध्यम से हम जीवों के विश्व को, जिसके माध्यम से हम समाज को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक रहस्यात्मकता थी। कुंत ने फेटिशिज्म, जड़ वस्तु में अलौकिक शक्ति के संदर्भ में बहुदेववाद, पॉलीथिज्म और मोनोथिज्म, एक देववाद, इन तीन संदर्भों के साथ में थियोलॉजिकल स्टेज की चर्चा की है। यानी ये कहा जा सकता है कि थियोलॉजिकल स्टेज की तीन सब स्टेजेस हैं। पहली फेटिशिज्म की है, FETISHISM, जिसको सामान्यतः हम कहते हैं कि जड़ वस्तु में अलौकिक शक्ति की अवधारणा को हम स्वीकार करते हैं और ईश्वरीय सत्ता को हर जगह पर देखते हैं। उसके प्रति हमारा भय है, उसके प्रति हमारी आस्था है, और उस पर किसी प्रकार का कोई तर्क, उस पर किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं है। शायद ये इसलिए था क्योंकि प्रकृति में जो बदलाव होते थे, प्रकृति के अंदर जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती थी, उनके कारण पता नहीं थे। हम उसको केवल एक परिणाम के रूप में देखते थे, और कारणों की तलाश के लिए हम रहस्यात्मकता के अंदर चले जाते थे। ये थियोलॉजिकल स्टेज है, जिसको कि फेटिसिज्म, पॉलीथिज्म, बहुदेववाद, अनेक ईश्वरीय शक्तियों के अंदर विश्वास, वो चरण आया, और उसके बाद में एक देववाद का चरण आया, मोनोथिज्म का चरण आया। ये कुंत ने तीन सब स्टेजेस के अंतर्गत थियोलॉजिकल स्टेज की बात की है। दूसरा मेटाफिजिकल स्टेज, तत्वशास्त्रीय चरण। ये तत्वशास्त्रीय चरण कुंत की दृष्टि में लगभग 14वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक का चरण है, जिसमें लॉजिक ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि अमूर्तता के तर्क दिए जाते हैं, तर्क निर्मित किए जाते हैं, जिसके अंदर डायलॉग्स होते हैं, जिसके अंदर आप अपना एक विशेष प्रकार का ज्ञान प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं,
ताकि हम जीव जगत को, प्रकृति के पक्ष को और मानव जगत को समझ सकें। और जो इसमें तर्क दिया जाता है, उस तर्क के संदर्भ में या उस तर्क के प्रत्युत्तर में दूसरे तर्क भी हमारे सामने आते हैं। ये चरण आता है जो कि मेटाफिजिकल स्टेज के रूप में आता है, 14वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक है। और मोटे मोटे रूप में इसको भी अगस्त कुंत दो उपचरणों के अंदर विभाजित करते हैं। यह विभाजन 14वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में हो जाता है। तीसरा प्रत्यक्षवादी चरण है, जिसमें विज्ञान है, जिसके अंदर हमने पिछली बार भी बात की थी कि ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटेशन है, कंपैरिजन है, हिस्टोरिकल एनालिसिस है। सबसे बड़ी बात यह है कि विज्ञान के चरण में हम यथार्थ को देखते हैं, हम कारणों की तलाश करते हैं, उन कारणों की एविडेंसेस लाते हैं, उनके प्रमाण लाते हैं, उनकी रिलायबिलिटी, उनकी वैलिडिटी, उनकी वेरीफाइबिलिटी की बात करते हैं। कितना विश्वसनीय है, कितना वैध है, कितनी इसकी सत्यापनशीलता है। और इसके आधार पर हम सामाजिक विश्व को, प्राकृतिक विश्व को और जीव जगत को, इन तीनों को समझते हैं। यानी ये विज्ञान का चरण है। तो हमारे ज्ञान का जो पहला चरण था वो थियोलॉजी का था, दूसरा जो चरण था वो मेटाफिजिकल था, और तीसरा चरण था जो पॉजिटिव था। और जितने भी विज्ञान एस्ट्रोनॉमी से लेकर के सोशियोलॉजी तक अस्तित्व में आए हैं, जो कि कहीं ना कहीं गणित की लॉजिक पर आधारित है, क्योंकि मैथमेटिक्स अपने आप में सबसे पहले लॉजिक की प्रस्तुति करती है। तो ये सब कमोबेश पॉजिटिविज्म के डिफरेंट स्टेजेस के अंदर उभर करके आए हैं। ये कुंत का अपना एक मत था। जो फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में परिणाम निकल करके आ रहे थे, जिस तरह के उतार चढ़ाव हो रहे थे, उसमें अगस्त कुंत का अपना जो चिंतन था, वह चिंतन काफी कुछ आदर्शवादिता का और वास्तविकता का, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ हमको जुड़ता हुआ नजर आता है। और इसलिए एक जगह पर अगस्त कुंत रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के धर्म की बात करते हैं, जो कि एक आदर्शवादिता की स्थिति है। उसको उन्होंने पॉजिटिव मोरल ऑर्डर की संज्ञा भी दी है कि यह एक प्रत्यक्षवादी नैतिक प्रणाली है। और इस प्रत्यक्षवादी नैतिक प्रणाली के आधार पर वो ये मानते हैं कि समाज का जो स्वरूप है, वो समाज का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें सामूहिकता की, कल्याण की पूरी भावना निहित हो, सामूहिकता की अपनी जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं पूरी हो। और इसलिए जब वो मानवता के धर्म की या पॉजिटिविस्टिक मोरल ऑर्डर की बात करते हैं, तो फिर उसमें प्रेम को एक प्रिंसिपल के रूप में, लव एज द प्रिंसिपल, ऑर्डर एज द बेसिस, जो हमारा अपना एक नियंत्रण है, रेगुलरिटी है, यानी किसी प्रकार की कोई एनार्की ना हो, डिवियंस कम से कम हो, उसको आधार के रूप में। तो ऑर्डर एज बेसिस, जो प्रगति है उसको उद्देश्य के रूप में, प्रोग्रेस एज एम, ऑल्ट्रुइज्म बाय द कमांड, निर्देश के द्वारा परार्थवादिता का आना। और इसके साथ साथ इस प्रकार की एक जीवन यापन, जिस जीवन यापन में हम अन्य लोगों के लिए भी जीवित रहे, उनकी जो जीवन प्रणाली है उस जीवन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग दें। तो लव एज द प्रिंसिपल, ऑर्डर एज बेसिस, प्रोग्रेस एज एम, ऑल्ट्रुइज्म बाय कमांड एंड लिव फॉर अदर्स, ये जो पार्ट है इसकी कुंत चर्चा करते हैं। और इसलिए ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड थे, जहां पर कि मनुष्य का जो सामूहिक कल्याण है, उनकी अपनी जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के संसाधनों के तार्किक वितरण इत्यादि की संभावनाएं हो, ऐसा कुंत एक आदर्शवादी प्रणाली के रूप में देख रहे थे। गाउल्डनर इस प्रणाली को समझ जाते हैं, इस तर्क को समझते हैं जो कुंत ने दिया था। और इसलिए गाउल्डनर ने ये कहा कि अगर सही माने में हम कुंत के विचारों का विश्लेषण करें, तो ऐसा लगता है कि कुंत कल्चरल कैपिटल के ओरिजिनेटर हैं। जो सांस्कृतिक पूंजी है
उस सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा को हम कहीं ना कहीं कुंत के विचारों में देखते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुंत ने कल्चरल कैपिटल इस शब्द को इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जिन पक्षों की बात वो करते हैं वो तर्क कहीं ना कहीं कल्चरल कैपिटल के नजदीक चले जाते हैं। कुंत ने एक जगह पर यह भी कहा है कि जो पूंजी की उत्पत्ति है, अब देखिए यह पूंजीवाद का सवाल यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रहा है कि जो पूंजी की उत्पत्ति है वो श्रम में है। श्रम से पूंजी की उत्पत्ति होती है। जो विभिन्न प्रकार के आर्टिफैक्ट्स हैं, जिनको जिन उत्पादित वस्तुओं को आप लाते हैं, जिन विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों को आप उत्पन्न करते हैं, जिनका उत्पादन करते हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स ये पूंजी को जन्म देते हैं। इंफॉर्मेशन, सूचना, यह पूंजी को जन्म देती है। तो उन्होंने कहा कि कैपिटल इन लेबर, इन द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, ये कहीं ना कहीं पूंजी की उत्पत्ति के तीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत हैं: श्रम, प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। यहां से पूंजी उत्पन्न होती है। और ये जो पूंजी के तीनों सोर्सेज हैं, ये तीनों सोर्सेज लगातार रिसाइकलिंग की प्रोसेस में जाते हैं। नए नए पक्ष आते चले जाते हैं, पुरानी चीजें उभार लेती हैं, उनको हम संशोधित करने का प्रयास करते हैं, कुछ को हम रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट करने के बाद में हम उन्हें नए सिरे से लाने की कोशिश करते हैं। और इस तरह से उत्पादन की जो प्रणाली है, वह उत्पादन की प्रणाली आगे बढ़ती चली जाती है। तो जो प्रोडक्शन है, वह प्रोडक्शन आगे बढ़ता है, उस प्रोडक्शन को प्रमोट करती है वो रिसाइकलिंग की प्रोसेस, जिस रिसाइकलिंग की प्रोसेस को हम सूचना के विश्व में, आर्टिफैक्ट्स के प्रोडक्शन के विश्व में और लेबर के विश्व में, श्रम के क्षेत्र में देखते हैं। तो श्रम के क्षेत्र में रिसाइकिल, सूचनाओं के क्षेत्र में रिसाइकिल, आर्टिफैक्ट्स के प्रोडक्शन के क्षेत्र में रिसाइकिल। इस तरह की रिसाइकलिंग की प्रक्रिया पूंजी को उत्पन्न करती है और पूंजी की यह लगातार उत्पत्ति प्रोडक्शन को और ज्यादा प्रमोट करती चली जाती है, उत्पादन को और विस्तार देती चली जाती है, यानी पूंजी का विस्तार होता चला जाता है। ये जो पक्ष है ये कल्चरल कैपिटल के साथ में जुड़ जाते हैं। तो अगस्त कुंत के विचार को गार्डनर यहाँ पर देखने की प्रयास करते हैं। एक बात और है, मैक्स शेलर ने अगस्त कुंत के विषय में एक चर्चा की, वो भी हमको थोड़ी सी समझ लेनी चाहिए। मैं केवल संकेतवर दे रहा हूं क्योंकि इस पर अनेक प्रकार की पुस्तकें ऑलरेडी मौजूद हैं। यह अनफॉर्चुनेट है कि अगस्त कुंत के इन पार्ट्स को हम लोग सामान्यतः पढ़ने की और समझने की कोशिश नहीं करते हैं, और इसलिए कुंत को फाउंडिंग फादर्स की जो लिस्ट है, उस फाउंडिंग फादर्स की लिस्ट में बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता। मैक्सवेल ये मानते हैं कि कुंत के विचारों में अगर आप देखें तो बार बार वो विज्ञान की बात कर रहे हैं। जो ज्ञान है थियोलॉजी का, जो ज्ञान है मेटाफिजिक्स का, उसकी आलोचना है, उस पर बहुत बल नहीं है। और जो वर्तमान सामाजिक विकास है, उस वर्तमान सामाजिक विकास को विज्ञान की समूची प्रणाली के साथ जोड़ करके देखने का काम अगस्त कुंत ने किया है। शेलर का मानना यह है कि इसका मतलब यह है कि ये जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी की चर्चा करके, इस पर बल दे करके, इसको विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके, इसको पद्धति शास्त्र के साथ जोड़ करके, इसे चिंतन के हर पक्ष के साथ जोड़कर, इसे सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक संस्थाओं में, सामाजिक प्रक्रियाओं में वास्तविकता के रूप में स्थान देकर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगस्त कुंत पूंजीवाद के समर्थक के रूप में उभर रहे हो, क्योंकि पूंजीवाद का जो समर्थन है वह समर्थन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ऊपर आधारित है। और इसलिए मैक्स शेलर ने यह तर्क दिया कि कुंत की यह समूची चिंतन प्रक्रिया कहीं ना कहीं बुर्जुआ कैपिटलिज्म के सपोर्ट में अपना एक स्थान बनाती है। तो वो उनको बुर्जुआ कैपिटलिस्ट के समर्थक के रूप में देखते हैं। कल्चरल कैपिटल को प्रोड्यूस किया है
इसकी चर्चा उन्होंने की है गाउल्डर ने। और इस तरह से कुंत का जो समूचा विचार है, वह कुंत का समूचा विचार इन नई विचारकों के साथ में जुड़ता है, इसकी आलोचना भी होती है, और यह भी कहीं ना कहीं समझने की कोशिश की जाती है कि अगस्त कुंत का यह समूचा चिंतन हमें वर्तमान समकालीन सामाजिक व्यवस्थाओं को समझने में एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में योगदान करता है। और इसलिए अगस्त कुंत के चिंतन को हमें पढ़ने की, इसको परखने की और इसकी आलोचना को एक सीमा तक स्थापित करने की जरूरत है। यही वो पक्ष है जिस पर कि हम ये कह सकते हैं कि कुंत कहीं ना कहीं हमको फिलोसॉफिकल पॉजिटिविज्म के एक बहुत महत्वपूर्ण प्रवर्तक के रूप में नजर आते हैं। मैंने ये अगस्त कुंत का एक संक्षिप्त विवेचन आपके सामने प्रस्तुत किया है। बहुत सारे पक्ष इसमें और जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि कुंत पर लेखन की कमी नहीं है, पर हमको प्रारंभिक स्तर पर कुंत के इन मूलभूत जो योगदान है, इन योगदान से परिचित होना चाहिए। आप कुंत के विषय में अगर कोई हमसे सवाल करना चाहें तो वह सवाल आपके आमंत्रित होंगे। उन सवालों का मैं अगले अपने भाषण में उत्तर देने की कोशिश करूंगा, अगले जो लेक्चर सीरीज के अंदर। और अगली लेक्चर में हम एक अन्य फाउंडिंग फादर एमिल दुर्खाइम से अपने चिंतन को प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।